नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां हैरान करने वाली घटना घटी है। यहां रतलाम में नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्या के 2 आरोपी फरार हो गए। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हुए हैं। रतलाम पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। रतलाम पुलिस ने दोनों आरोपियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। अधिकारियों सहित 100 जवानों की टीम ऑपरेशन में अब लगी हुई है। नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने के ये आरोपी थे और इस मामले में कुल 3 आरोपी थे और 2 जो है वो पुलिस हिरासत से ही फरार हो गए। यस, थाने के अंदर नहीं घुस पाए थे। ये थाने के बाहर गाड़ी लेके पहुंचे थे। जब जब पुलिस पार्टी इनको गाड़ी से निकाल के थाने के लिए ले जा रही थी तभी भागे हैं। उन्होंने जिले के अधिकतर थाना प्रभारियों को बुलाया। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक लोगों को लगा रखा है हम लोगों ने और संभव जगह पर प्रयास कर रहे हैं हम लोग। वही आरोपियों को की जानकारी देने वालों पर 10,000 का इनाम घोषित किया है, जो भी इनकी जानकारी देगा, और पुलिस टीमें लगी हुई जल्दी पकड़ेंगे इनको। तो पुलिस हिरासत से ही आरोपी फरार हो रहे हैं। पुलिस क्या कर रही थी, एक बड़ा सवाल है। बहरहाल मध्य प्रदेश से अगली खबर है, जो कि आगर में कोऑपरेटिव बैंक की लाइन में लगे 30 साल के एक किसान मान सिंह की मौत हो गई है। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक वो 4 दिनों से भुगतान के लिए बैंक के सामने लंबी कतार में खड़ा रहा था, लेकिन हर दिन उसे वापस लौटना पड़ रहा था। मामले में बैंक का कहना है कि मृतक के भुगतान की प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो गई थी, केवल उसे मंजूर करना, एक्सेप्ट करना बाकी रह गया था। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कुशीनगर में जनता ने पुलिस की हिरासत से एक हत्या के आरोपी को पुलिस से छीनकर उसको मार दिया। हत्या के आरोपी एक शिक्षक की हत्या करके उनके घर की छत पर चढ़ गया था, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला, लेकिन हथियारबंद पुलिस भी उसे बचा नहीं पाई। मामले में एसपी को गलत जानकारी देने वाले एसओ हरेंद्र मिश्रा को निलंबित किया गया है। उधर मैनपुरी में भी दबंगों ने एक दलित युवक को पीट कर मार डाला। अमेठी में भी एक चोर को गांव वालों ने पीट कर अधमरा कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ये लोकतंत्र का भीड़ तंत्र है। ये खून का बदला खून है। जनता सड़क पे खुद ही मौत की सजा दे रही है। इन्हें ना पुलिस की जरूरत है, ना अदालत की, ना गवाही और सबूतों की। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी पुलिस से संघर्ष कर अधमरे आदमी को मार डालने पे उतारू हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि आरोपी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में पहले ले लिया था। जनता ने पुलिस से उसे छीन कर मारा है, लेकिन पुलिस कुछ और कहानी बताती है। जैसे ही उसे देखा कि सीढ़ी से भाग के कमरे में पहुंचा है, भीड़ ने उसे दरवाज़ा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला। उसकी पिस्टल मौके से बरामद हो गई है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। हत्या आरोपी गोरखपुर की नंदानगर कॉलोनी में रहता है। सुधीर सिंह ने भी यहाँ घर बनवाया है, जिसमें उनकी बच्चियां रह के पढ़ाई करती हैं। आरोपी यहां से स्कूटी से करीब 150 किलोमीटर दूर कुशीनगर में सुधीर के गांव में उन्हें मारने पहुंचा था। सुधीर सिंह उस समय स्नान कर रहे थे। परिवार में महिलाएं थीं, उन्होंने बैठाया, उसे चाय पिलाई। सुधीर सिंह जब स्नान करके निकले तो घर वालों का कहना है तब तक उसने पिस्टल निकाली और उनके ऊपर फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनकर के घर वालों ने शोर किया। जब तक वो निकल कर बाहर भागता, तब तक पास पड़े उसके लोग इकट्ठा होकर घेर लिए। वो घर के अंदर घुसा, वहाँ से छत पर चढ़ गया। यूपी के मैनपुरी में भी एक दलित युवक सर्वेश को 5 दबंगों ने पीट पीट कर मार डाला। रविवार को पहले उसे घर में घुस के मारा और फिर उसे घर की छत पे ले जाके मारा। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने युवक के 5 हत्यारों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। गली गली में घुमाया साहब, टावर के पास में ऊपर ले जाके मारा, नंगा करके पानी डाल के मारा है। अच्छा। फिर बताया कि छत पे नीचे डाल दिया है। हाँ। इतनी तक हम खबर सुन रहे हैं। हाँ। फिर जो मकान मालिक है वो ट्री पे लेके आ रहे थे इसको। फिर पुलिस 112 नंबर ये पुलिस कोबरा वाले मिल गए, तो वो लेके आए। हम ये पता लगा हॉस्पिटल गेट पे हमको खबर मिली है। उधर अमेठी के मिसरौली गांव में भी एक युवक को गांव वालों ने बकरी चोर बताकर पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पीटने के बाद युवक को पुलिस को दे दिया। ऐसी घटनाओं से यही पता चलता है कि जनता का धैर्य भी खत्म हो चुका है और उसके अंदर कानून का भय भी, और पुलिस वालों का भी निकम्मापन जाहिर होता है
जिनसे छीन के एक जिंदा आदमी को मार दिया गया। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा इलाके में सोमवार दोपहर एक परिसर के अंदर मौजूद 2 फैक्ट्रियों में जबरदस्त आग लग गई। पहले केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, जो बाद में जूता बनाने की एक फैक्ट्री तक पहुंच गई। वायुसेना की 2 गाड़ियों समेत दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची थी। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मेरठ पुलिस की बात करते हैं, जो हथियार माफिया की नकेल कसने में फिलहाल लगी है। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जहां से कई बने बनाए कुछ अधबने हथियार भी बरामद हुए हैं। हाल के दिनों में जिले में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त से जुड़े कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। यहां पर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए ने चुनाव अभियान अपना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार इस चुनाव को अपने 15 साल बनाम लालू राबड़ी के 15 साल के तौर पर पेश करने की कोशिश में। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत और ऐश्वर्या का जिक्र करना वो भूले नहीं हैं, यानी चुनाव में वो इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। उपस्थित होने का मौका अपने पहले वर्चुअल सम्मेलन के साथ बिहार विधानसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार ने 15 साल पुराने बिहार की याद दिलाई और कहा कि नई पीढ़ी को जानना चाहिए तब क्या हालात थे। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। आबादी का नीतीश के निशाने पर लालू शासन ही नहीं, लालू परिवार भी रहा। उन्होंने लालू यादव के समधी चंद्रिका यादव को पार्टी में शामिल करने का स्वागत किया और बहू ऐश्वर्या की भी याद दिलाई। स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी, और इनकी पुत्री, क्या हुआ ऐश्वर्या राय के साथ व्यवहार? कितनी पढ़ी लिखी है। लोग शिक्षा पर बात करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, यह परिवार का मामला, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना दुखद है। एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ, और कौन है, कौन है? आप जरा बता लीजिए किनकी पुत्री है? आप जरा कल्पना कर दीजिए, दरोगा बाबू की पुत्री। हालांकि विपक्ष ने कहा कि उसके सवालों के जवाब नीतीश से नहीं मिले। जो सवाल है उसके जवाब देने के बजाय उन्होंने कई बातें कही, हम पे, लालू जी पे, अतीत के जो बासी बातें हैं उन बासी पन्नों को उन्होंने खंगालने का काम किया। हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जितना राजनीतिक अनुभव है, उतनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे 10 सवालों का जवाब जो बिहार जानना चाहता था उन्होंने नहीं दिया। कुछ दिनों से वैसे नीतीश की नजर फिलहाल इस बात पर भी होगी कि जीतन राम मांझी को साथ लेने के उनके फैसले के बाद एलजेपी का क्या रुख रहता है। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को मालूम है कि जब तक बीजेपी उनके साथ है और मुकाबले में सामने तेजस्वी यादव हैं, तब तक उन्हें चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन सस्पेंस अभी भी इस बात को लेकर है कि क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को एनडीए का बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब होते हैं, या बीजेपी चिराग को साथ लेकर चलने में अपनी रणनीति में सफल होती है। पटना से कैमरामैन हबीब अली और दिल्ली से राजीव रंजन के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और रुक करते हैं अगली खबर का। क्या लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू से गठबंधन तोड़ सकती है? जेडीयू के साथ रिश्तों में आई खटास के बीच सभी फैसलों का अधिकार पार्टी ने चिराग पासवान को सौंप दिया है। उधर जेडीयू ने एलजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है, ना कि एलजेपी के साथ। बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में बिहार के एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में ये सवाल उठा कि चुनाव
नीतीश की अगुवाई में लड़ा जाए या नहीं। एलजेपी का इशारा साफ है। पार्टी बिहार में 143 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उम्मीदवारों की सूची भी तैयार की जा रही है। हालांकि आखिरी फैसला चिराग पासवान को करना है। दरअसल एलजेपी और जेडीयू के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्ते तब कुछ और तल्ख हो गए जब जेडीयू ने जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करने का ऐलान किया। ये दलित वोटों में एक और हिस्सेदारी का मामला भी था। हम लोग 143 सीट पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको एक हफ्ते के अंदर सूची दे देंगे कौन लड़े। एक साथी जो अभी नया एनडीए में आए हैं वो बोले चिराग जी जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से हम भी लड़ेंगे, तो लड़ें। वो तो नीतीश जी के साथ आए हैं तो लड़ें, इसमें नहीं जाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट आदेश है। इसके पहले चिराग पासवान बिहार सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ जो वादा किया गया उसे पूरा नहीं किया गया है। जेडीयू के पास जवाब है। नहीं, हम समाजवादी आंदोलन से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति में परिवारवाद के विरोधी हैं। इसलिए हमारा समर्थन ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो दलों के आंतरिक लोकतंत्र को समाप्त करके परिवार का राज कायम करना चाहते हैं। अब एलजेपी को यह तौलना है कि उसे एनडीए के साथ रहते हुए फायदा है या तेजस्वी के साथ जाने में। हालांकि नेतृत्व के सवाल पर उसके सामने चुनौती बनी रहेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के दिए भाषण की हम याद दिलाते हैं, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 2016 में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए सरकार ने तमाम पंचायतों को ई पंचायत बनाने का फैसला किया था। लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की एक खास रिपोर्ट। पालखेड़ी का ये ई पंचायत भवन है। कंप्यूटर, प्रिंटर सब 4 साल पहले पहुंच गए। 2 साल पहले गांव में ऑप्टिकल फाइबर भी आ गया, बस सरकार इंटरनेट देना भूल गई। केबल भी डली थी तो वो भी पूरी नहीं डल पाई है, वो पंचायत भवन के पास में ही है। तो ये केबल डल चुकी थी आपके यहाँ पे? केबल अभी 2 साल पहले डली है। हाँ। तो वो अभी तक मतलब चालू नहीं हुई है। अब हमें निर्देश भी मिला है जनपद से कि आप आवेदन करो जाके बीएसएनएल ऑफिस में। हमने जाके करा भी है। इसमें क्या है कि सब दी हुई है पर चल नहीं पा रही है। क्या वजह है इसकी? इसमें नेट नहीं है सर। कि हमारे तीनों गांवों को विकास के लिए हमारे गांव में जो नेट अधूरे पड़े हैं, लाइन ये अधूरी पड़ी हुई है, ये तत्काल जुड़वा के हमारे गांव की सुविधा और कंप्यूटर वगैरह पंचायत को चालू कराया जाए। हमने सोचा इलाके की दूसरी पंचायतों को भी देख ले। कुलमड़ी में ये पंचायत भवन खूबसूरत लगा। अंदर पहुंचे, पता लगा स्कैनर, टीवी, प्रिंटर सब आ गया था। गया कहाँ, खुद सुन लें। वो आगर है कमरा ले मिलो, उनमें काम करना पड़े, नेट नहीं मिलता है, उनसे आगर रहते। लेकिन वो सब तो यहाँ होना चाहिए था। यहाँ सुविधा ही तो नहीं है तो क्या कराना। प्रिंटर तो खराब हो गया, लगभग खराब होने कंडीशन है। हल्का वाला था तो सिस्टम आगर रख गया, वहाँ से हम यहाँ नेट नहीं मिलता है, नेटवर्क की समस्या आती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया है, ये कंप्लीट चल जाए तो अच्छा रहेगा। ये नाम सही लगा, झोंटा ग्राम। यहाँ भी पंचायत भवन के अंदर कुछ नहीं मिला। ब्रॉडबैंड का डिब्बा लग गया, इंटरनेट नहीं आया। BSNL कनेक्टिंग इंडिया स्लोगन बहुत अच्छा है, योजना भी बहुत अच्छी है। सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए लोगों को ई पंचायत से जोड़ने के लिए, लेकिन अमल ऐसा है कि ये अभी तक लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई है। देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। इन्हें ई पंचायत में तब्दील करने में लगभग 220 करोड़ रुपए का सामान खरीदा गया, जो अब कबाड़ है, जिसे लेकर सरकार की अपनी दलील है, तो वहीं 1.5 साल सत्ता में रही कांग्रेस के अपने आरोप। मैं ये जानता हूँ कि कई बार कुछ जगह के सचिव ट्रेन नहीं थे, उनने उसको किसी और बहाने से नहीं अडॉप्ट किया, कुछ जगह किसी इंटेंशन से नहीं किया होगा। मैं ये बोलता हूँ कि 23,000 पंचायतें आप बोलते हो,
अगर 15-20 हज़ार ने बना दी तो 20,000 की सुविधा की तरफ मैं देखूं या 3,000 जो रह गई उसका रोना गाऊं। उस 3,000 को भी कितना जल्दी पूरा किया जाए उस पे फोकस करूं। लेकिन सर ये नहीं लगता कि ऐलान करने के बाद नहीं हुए, ये भी एक तरह से नहीं, हाँ कुछ नहीं हुए होंगे, उनके कारण समझने पड़ते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये मैं एश्योर कर रहा हूँ आज आपको कि अगले 6 महीने में 100% पंचायतें और 100% विलेज कनेक्ट हो जाएंगे। ई पंचायत योजना का के बारे में ये लोग बात करते थे, लेकिन आज तक भी हर एक पंचायत में जो व्यवस्थित पंचायत भवन होना चाहिए, जो वहाँ पे सामान दिया गया था, चाहे वो टीवी का हो, टेबल हो, सनलाइटिंग हो, बहुत सारे भवन ऐसे हैं जहाँ तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में 53,738 गांव हैं। लोकसभा में पेश रिपोर्ट में माना गया था कि राज्य में 5,988 गांवों में अभी भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है। दूसरी समस्या बिजली की है। 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वे करवाया था, जिसमें पता लगा कि देश में 16% घरों में 1 से 8 घंटे बिजली रहती है, 33% में 9 से 12 घंटे, सिर्फ 47% घरों में 12 घंटे से ज़्यादा बिजली रहती है। 2017-18 नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 24% देशवासियों के पास इंटरनेट है। देश की 66% जनसंख्या गाँव में रहती है, जहाँ सिर्फ 15% घरों में इंटरनेट है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायतों की श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया था। देखने में कितना अच्छा लगता है अगर देश से देखें कि गांव का सारा काम गांव में ही हो जाएगा। हाउ प्रोग्रेसिव एंड ब्यूटीफुल टाइप। लेकिन देश की असली तस्वीर तो हमने आपको दिखा ही दी। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं असम की। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 12 सितंबर से 40 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी इंतजाम में लगे हुए हैं। ट्रेनों की बोगियों के अलावा पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। ट्रेन में सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और आरोग्य सेतु ऐप भी होना जरूरी होगा।